हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे रिन्यूएबल एनर्जी जो मैंने आपको साइंस टेक में स्टार्ट किया था फॉर यूपीएससी एंड पीएससी, आप जानते हो, तो उसमें मैंने बेसिक चीज आपसे बता दी। बेसिक चीजों पे मैंने डिस्कशन कर ली, रिन्यूएबल क्या है। आज मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको रिवाइज करा दूंगा और थोड़ी चीजें ऐड करनी है मुझे। आपको पता होगा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी एंड प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी के बाद भी कुछ चीजों पे आती है बात की को जनरेशन क्या है। को जनरेशन, तो इनकी बात मैं हो सकता है आज को जनरेशन कर लूं, अदरवाइज मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। और मैं अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्या टेक्निक है, क्या है भारत सरकार ने, क्या पॉलिसी लाया है, क्या प्रोग्राम है, क्या स्कीम्स है, ये अलग से मैं स्पेशल लेक्चर लूंगा। उसमें मैं आपको एनर्जी का पूरा ही स्कीम और प्रोग्राम एक साथ लेके कवर करूंगा। तो ये आप समझ ले क्या चीजें हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम में, जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए मेंस प्री को लेते हुए और इंटरव्यू को लेते हुए, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। देखिए शंकर आईएएस बुक है, उसमें भी एनर्जी लिखा हुआ है। आप जाओगे एनसीईआरटी पर होगे, जितने भी 6, 7, 8, 9, 10 आपको मिल जाएगी सारी चीजें, बट उससे काम नहीं चलेगा। आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट एक थिंकिंग चाहिए, एक चाहिए। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या क्या बता सकते हैं, वो 5-6 बातें जो प्रमोट करनी चाहिए। तो वैसे चीजें आपको समझना है तो पहले आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्या है, कैसे है, किस टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज कर पा रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ्यूचर में अच्छी है, तो जाके आप लिख पाएंगे। तो मैं सारे चीज जो आपको एनसीईआरटी में है और बहुत सारे जगहों पे आपको शंकर आईएएस के बुक में है, वो सारी चीज से काम नहीं चलेगी। आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो उससे काम नहीं चल पा रहा है, आपको जानना जरूरी है। तो वो तो मैं सारा बता ही दे रहा हूं, मैंने पहले ही बोला है कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एडिशन कुछ चीजें आपको है जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको अब बताता जाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शंकर मेरे से पढ़ने के बाद आपको शंकर आईएएस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो सारा चीज मैंने देख के बैठा हुआ हूं, तो आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। इनफैक्ट मैं अगर किताब बताने लगूं तो आपको, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की किताबें बहुत सारा पढ़ा हुआ हूँ, इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रोलिक मशीन्स होती है हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो सोचो मैंने पूरा ही मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में डैम की, वहां पे वो डिजाइन होती है डैम की, डैम कैसे बनाना है, टरबाइन की रेटिंग कितनी रखनी है, तो वो तो आपको नहीं जानना है, लेकिन जितना पॉइंट आपको जानना है उसका क्रक्स आपको निकाल के दूंगा मैं, जो आपको एग्जाम में आपको और मेंस में राइटिंग करना हो या इंटरव्यू में आपको बताना हो तो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो राइट नाउ हम बात करते हैं एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। मैं रिवाइज कराता हूं, थोड़ा सा ऐड करूंगा, और आज किस एनर्जी को हम लोग बात करना है, वो हाइड्रो होगी, क्यों होगी, और आगे क्या क्या पढ़ते जाएंगे, सोलर कब पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा सारा, ठीक है। तो बात करते हैं एनर्जी सोर्सेस। और मैंने आपको बताया कि मैंने लिपिड कंप्लीट कर दिया बायोलॉजी में, फैट कंप्लीट हो गया, फैट की फंक्शन मैंने बता दी थी। अब बचा आपका न्यूक्लिक एसिड, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद विटामिन और मिनरल्स, ये कंप्लीट। उधर हम लोग सेल कंप्लीट होने वाली है, 3 लेक्चर और बचा हुआ है, गोल्जी बॉडी हो जाएगा कंप्लीट, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं मेनली उसको, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी बोलते हैं, बट गोल्जी बॉडी को मेनली ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल ही बोला जाता है। अगर गोल्जी बॉडी ऑप्शन में ना हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अंतःद्रव्य जालिका को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोल सकते हो, लेकिन अगर गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय अगर है ऑप्शन में तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल गोल्जी बॉडी को बोलेंगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं। और न्यूक्लियस पढ़ना है आपको, क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, और लाइसोसोम हत्या की थैली, सुसाइडल बैग, इसको पढ़ना है। राइबोसोम मैंने पढ़ा दिया है, और आरएनए के टाइप्स होते हैं वो मैं आपको डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड में बता दूंगा, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, जो कि मैंने राइबोसोम में कुछ डिस्कशन किया है, जो लोगों ने ध्यान से देखा होगा उनको मैंने टच दिया है। आगे टच मिलेगी आपको आरएनए जब मैं पढ़ाऊंगा, न्यूक्लिक एसिड में वहां पर मिलेगी। तो सेल कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियस थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, राइबोसोम पढ़ लिए हैं, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, और सेंट्रियोल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि सेल डिवीजन में वो रोल निभाता है, और गोल्जी बॉडी पढ़ना है। उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ना है, क्रोमोसोम थोड़ा बता दूंगा, जेनेटिक्स अलग से पढ़ेंगे हम लोग, जेनेटिक्स अलग से पढ़ना है, तो वहां पे उसके बाद हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लगे रहे साथ में, सारा कंप्लीट होगा। और बहुत लोग पूछते हैं कि कोचिंग कब खुलेगी हमारी, तो कोचिंग हमारी खुलेगी इस अभी जो गर्मी निकल जा रही है 2022 का, उसके बाद ठंडी में हम कोशिश करेंगे कि कोचिंग भोपाल में पहले आएगी, और दिल्ली में भी पहुंचेंगे, हम दिल्ली में भी पहुंचेंगे, जेपीआईएस दिल्ली में भी पहुंचेगी, लाइव कोचिंग होगी आपकी, और पहले भोपाल में हमारी आएगी कोचिंग, ठीक है। तब तक आप यूट्यूब पे बने रहे हमारे साथ, पूरा सिलेबस कंप्लीट दूंगा। और सिर्फ वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, देखिए अगर आप मेरी लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। देखिए तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। आप पढ़े, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी कोचिंग के बच्चों से जाके बात कर सकते हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी कॉन्सेप्ट में आप पढ़ के देखें, और किसी भी कहीं भी आप जाके आप मैच कर सकते हैं। नो, आप
कर सकते हैं, इतना आपको छूट है, उसके बाद पता चल जाएगा आपको। एनर्जी, देखिए एनर्जी को हम बांट सकते हैं। एनर्जी मैंने खूब पढ़ाया आपको, खूब पढ़ाया क्या एनर्जी कैसे है, बेसिक तो सब कुछ बता दिया है। देखिए एनर्जी को नॉर्मली एक व्यू में बांट सकते हो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है डिवीजन में, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, हाँ पूरी डिवीजन बता दे रहा हूं एनर्जी को हम लोग कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये हमारी डिवीजन है पहली। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सिंपल बता दूं, अनलिमिटेड रिजर्व है, रिजर्व अनलिमिटेड है। बहुत बार मैंने रिन्यूएबल बताया, आपको अच्छे से समझा दिया हूं पिछले लेक्चर्स में, यहां पे फिर से बता रहा हूं, द रिजर्व इज अनलिमिटेड, ओके। Here the reserve is limited, लिमिटेड रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व यहां पे लिमिटेड है। यहां पे नॉन रिन्यूएबल में वी कैन नॉट जनरेट अगेन एंड अगेन, नॉन रिन्यूएबल में वी कैन नॉट जनरेट अगेन एंड अगेन, बट यहां पे हो सकता है। तो जस्ट अपोजिट है, ये उसके लगभग अपोजिट है, ठीक है ना। ये लिमिटेड रिजर्व है, नहीं है यहां पे अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। वी कैन नॉट जनरेट अगेन एंड अगेन, वी कैन जनरेट अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। अगर अपनी लाइफ को देखे, अपनी ह्यूमन काइंड को देखे, अपने आप को देखे कि सोलर एनर्जी की जो उम्र है, सन की जो उम्र है, उसके कंपैरिजन में हमारी अभी जनरेशन बहुत निकल जाएगी। तो क्योंकि हर चीज की लाइफ होती है, ये ध्यान रखना है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, लेकिन क्या सोलर जिंदगी भर रहेगी क्या? आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में, सोलर की भी लाइफ है। सोलर कौन सी डॉर बनेगा और कैसे उसकी लाइफ कंप्लीट होगी, थोड़ी सी बात मैं करूंगा जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो हर चीज की लाइफ होती है, क्योंकि सोलर एनर्जी में जब हाइड्रोजन, सोलर के अंदर सब सन के अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फ्यूल खत्म तो फ्यूजन खत्म, सनलाइन खत्म तो सनलाइन खत्म, तो कुछ एक्सपेंशन होगा सन का, और उसके बाद क्या होगा ये ज्योग्राफी में बात करूंगा। बट हर चीज की लाइफ होती है, ध्यान रखना है, हर चीज की लाइफ होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया आपका रिन्यूएबल के बारे में। इसमें अब मैं बता दूं आपको, तो ये रिलायबल नहीं है, रिन्यूएबल रिलायबल नहीं हो, तो मैंने बताया आपको जैसे सोलर एनर्जी है। अब कहीं बादल आ गया तो भाई सोलर एनर्जी में तो प्लेट तो लगी हुई है, बादल आ गया तो सोलर नहीं आ रही है, रे नहीं आ रही है, सनरेज नहीं आ रही है, तो कैसे जनरेट करोगे? विंड पावर है, अब विंड तो 24 घंटा बहते नहीं है भाई, टाइडल, अब विंड की बात कर रहा हूं। विंड अगर देखोगे आप कोस्टल एरिया में तो वहां आ रही है, लेकिन 24 घंटा विंड से आपको मिलता ही रहे एनर्जी, कोई कभी हो सकता है विंड ना हो, कभी हो सकता है कि स्टैग्नेंट एयर हो, ठीक है ना। तो ये भी है, तो रिलायबल नहीं है, ये रिलायबल है। कोल आप यूज कर रहे हो तो यस, आप कोल की इनपुट देते रहो पावर प्लांट में, बॉयलर से स्टीम बनते रहेंगे, स्टीम को आप टरबाइन में डालते रहो, टरबाइन रोटेट करता रहेगा, जनरेटर से वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती जाएगी आपको, तो ये रिलायबल है। आप इनपुट देते जाओ कोल का, होते जाएगा। बट यहां पर रिलायबिलिटी नहीं है, यहां पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, वेदर डिपेंडेंट चीजें हैं यहां पे, ठीक है ना। रिन्यूएबल में जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया। तो आ जाइए रिन्यूएबल एनर्जी में बता दूं, सोलर, विंड, हाइड्रो वगैरह इसी में आ जाएंगे। सोलर, विंड, हाइड्रो, ठीक है। मैंने हाइड्रो के बारे में डिस्कशन कर दिया है कि रिन्यूएबल में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और गवर्नमेंट की क्या कहना है मैं पॉलिसी बता दूंगा। बट गवर्नमेंट ने लार्ज हाइड्रो को भी रिन्यूएबल में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। बाकी मैंने लार्ज हाइड्रो का चीजें बताया, थोड़ा सा मैं भी अब बता दूंगा। पिछले क्लासेस में मैंने लार्ज हाइड्रो के बारे में, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन की थी, बट फिर भी थोड़ा सा यहां पर बता दूंगा। सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, टाइडल हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया, ओटेक हो गया, सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। टाइडल, जियोथर्मल, आइसलैंड वगैरह में जियोथर्मल खूब चल रही है खेल, जियोथर्मल, टाइडल, ओटेक वगैरह हो गया। वेव एनर्जी होती है ना, जैसे सन का जो क्या कहते हैं, आप ओशियन को देखोगे तो ओशियन के अंदर बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ओटेक के फॉर्म में भी है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बात करेंगे हम इस पे। वेव के फॉर्म में है, जिसको मरीन एनर्जी के फॉर्म में जानते हो, मरीन ओशियन में जो एनर्जी है ना, मरीन एनर्जी के फॉर्म में वेव एनर्जी हो गया, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन हो गया, ये सारी चीजें। बायोमास हो गया, वो भी आ जाएगा, बायोमास है ना, बायोमास हो जाएगा। बायोमास बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोमास कहीं ना कहीं पार्शियली रिन्यूएबल है, मैं बात करूंगा जब मैं पॉलिसी पढ़ाऊंगा। यहां रिन्यूएबल में मैंने रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्शियली रिन्यूएबल है, तो बायोमास पे मैं बात करूंगा, बायोमास पे बात करूंगा। कहीं ना कहीं ये पार्शियली रिन्यूएबल है, पार्शियली, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओटेक वगैरह। और उसके बाद बताओ स्ट्रॉ वगैरह, जानते हो स्ट्रॉ, जैसे बायोमास में तक काउ डंग आ जाएगा, गाय का गोबर वगैरह होता है ना, वो आ जाएगा बायोमास में। स्ट्रॉ वगैरह होता है ना, स्ट्रॉ एग्रीकल्चरल वेस्ट, वो भी इसमें डाल सकते हो, या यहां पे भी डाल सकते हो स्ट्रॉ, या बायोमास में भी डाल सकते हो। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह भी इसी में आ जाएंगे, बायोमास में काउ डंग वगैरह इसी में आ जाएंगे, या दोनों को एक साथ भी डाल सकते हो बायोमास में, ठीक है ना। बायो का मास, बायोमास अब क्या होता है, लाइफ, लिविंग मैटर, ठीक है, उससे रिलेटेड है। बाकी बायोमास में जब आऊंगा तो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम लोग कहां,
ये रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर विंड हाइड्रो, सोलर विंड हाइड्रो, ये सारी चीजें हैं, सोलर विंड हाइड्रो। अच्छा ये बताओ कि क्या कहते हैं, बायोमास को आपने डाला, स्ट्रॉ को डाला, लेकिन आप जानते हो कि अगर ये जलाओगे, मैंने बात किया था, अगर आप लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी है किस चीज से, सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस हुई बनी, ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन तो करता है लकड़ी। आप अगर वुड जलाते हो, वुड तो पॉल्यूशन तो करता है, और रिन्यूएबल क्या बोलता है, पॉल्यूशन फ्री ग्रीन एनर्जी। तो कुछ यहाँ पे डिस्कशन है, ध्यान रखना है, कुछ चीजें यहाँ पे है। तो अभी आप ये देखें कि जो चीजें मैंने बताई है इसको रखा जाता है, बायोमास को भी रिन्यूएबल में रखा गया है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप वुड बर्निंग करेंगे, वुड बर्निंग जो कि एक बायोमास का पार्ट है, लकड़ी को जलाएंगे तो पॉल्यूशन तो होगा, ये ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ डिफरेंस है। ग्रीन और रिन्यूएबल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद होगा, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन और रिन्यूएबल, हम लोग नॉर्मली ग्रीन रिन्यूएबल एक ही बोल देते हैं, बट थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीन और रिन्यूएबल में, हरित ऊर्जा और रिन्यूएबल ऊर्जा में थोड़ा अंतर है, एक ही नहीं है, बट हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड रिजर्व है, ये लिमिटेड है, इसको फॉसिल से बांट सकते हैं, फॉसिल से मैंने एक क्लास में बताया था आपको, और नॉन फॉसिल्स में बांट सकते हैं, ठीक है। फॉसिल्स जीवाश्म के रूप में और नॉन फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स और नॉन फॉसिल्स में जैसे कोल, पेट्रोलियम, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सेल गैस हो गया, बात करेंगे सारी चीजों पे, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे उसके बाद ये सेल गैस हो गया, कोल बेड मीथेन हो गया, कोल बेड मीथेन, सारे नेचुरल गैस ही एक तरीके से, सेल गैस भी नेचुरल है मेनली, और कोल बेड मीथेन भी है वो भी। और उसके बाद थैलेट्स वगैरह, आप क्या कहते हैं, थैलेट्स बोल रहा हूं, ये आप जानते होंगे कि इसमें आपको एक चीज होता है गैस हाइड्रेट्स वगैरह, उसमें भी मीथेन ही होता है, गैस हाइड्रेट्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। नॉन फॉसिल्स में क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, और जर्कोन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जर्कोन आपने नाम नहीं सुना होगा, यूरेनियम थोरियम आप जानते हो, ये फॉसिल्स के रूप में नहीं है, ये फॉसिल्स है जो लिविंग मैटर मर जाती हैं, जब लिविंग चीजें मर जाती है तो वही चीजें बाद में जाके फॉसिल्स मतलब जीवाश्म के रूप में ईंधन बन जाती हैं। कैसे बनती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैसे वर्क करती है, क्या रिएक्शंस होते हैं, मैं ज्योग्राफी में बात करूंगा, यहाँ टेक्नोलॉजी है, क्या रिएक्शंस होती है मैं बात करूंगा, थोड़ा डिटेल है, बट जरूर आपको पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री की बात है, और मैं आपको केमिस्ट्री इतना इजी समझा दूंगा कि आपको लगेगा कि ये तो 9वीं क्लास से भी इजी था, ठीक है ना। ये सिर्फ बोलना कि लिविंग मैटर दब गई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, नीचे कन्वर्जन हो गया कोल में, तेल में और नेचुरल गैस में, नहीं, इतना नहीं। आप क्या तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हो ना, यूपीएससी है, थोड़ा जानना है आपको, बट आएगा वो कहां, ज्योग्राफी में। बट एक थोड़ा सा मैं ब्रॉड हल्का सा बता के ब्रीफ करके आपको जरूर टेक्नोलॉजी में घुसूंगा, ब्रीफिंग करूंगा हल्का सा, कैसे होता है टेक्नोलॉजी में एंट्री करके, इसकी टेक्नोलॉजी देखेंगे, क्या पॉल्यूशन हो रही है, जो क्वेश्चन आते हैं आजकल, क्वेश्चन आ रहे हैं पॉल्यूशन रिलेटेड कोल पावर प्लांट से, और जो डिटेलिंग है कि कोल कैसे बन रहा है, नेचुरल गैस कैसे बन रहा है, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया कोल वगैरह, पेट्रोलियम, तो ये फॉसिल्स हैं जो जीव जो है वो जो हो जाते हैं, वो जो मर जाते हैं, उनके कारण उनमें कुछ रिएक्शंस होके बनेंगे, लेकिन ये जीव के फॉर्म में नहीं है। नॉन फॉसिल यूरेनियम और थोरियम ऐसा नहीं है कि जीव कोई था उससे, ये एलिमेंट है, जो कि एक एलिमेंट है जो कि आपके अर्थ क्रस्ट में मिलता है ये, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में वहां पाया जाता है, यूरेनियम थोरियम, ठीक है। तो ये कोई जीव नहीं है, ये एक एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और थोरियम का रिजर्व भारत में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व है, थोरियम का रिजर्व, ये बात हम करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। अभी आप इतना समझ सकते हो कि फॉसिल्स और नॉन फॉसिल्स, दिस इज जीवाश्म पे बेस्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड होता है ये सारे, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एलिमेंट बेस्ड है। यूरेनियम थोरियम एक एलिमेंट है, एक तत्व है, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि मर गया और यूरेनियम थोरियम बन गया, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें आपको जानना है कि कन्वेंशनल कौन है, यहीं पे समझ लो कन्वेंशनल कौन है। कन्वेंशनल कौन है, कन्वेंशनल वो होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है और हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो कन्वेंशनल के फॉर्म में ओल्ड कॉन्सेप्ट हो और हम बहुत ट्रेडिशनल वे से पावर जनरेशन कर रहे हो हम पहले से ही ट्रेडिशनल वे से, तो कौन है वो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट होगा, वो तो हाइड्रो है। हाइड्रो बहुत पहले से ही इसकी जनरेशन हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत पहले से यूज हो रही है। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। रिलेटिवली आप सोलर की विंड की बात करोगे, ये अभी आए हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रो जो है कन्वेंशनल में आ जाएगा, कन्वेंशनल।
और बाकी ये सोलर विंड न्यू कॉन्सेप्ट है, अभी ये स्टार्ट हुई है, अभी तो कुछ समय हुआ है जब हम सोलर विंड पे आए हैं, जियोथर्मल पे बात कर रहे हैं, ओटेक पे बात कर रहे हैं, बायोमास पे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज अभी है, ठीक है ना। टाइडल पे बात कर रहे हैं, ये न्यू कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, और न्यू कॉन्सेप्ट नहीं भी है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, तो हम पुराने समय पे यही इससे एनर्जी बना पा रहे थे, हम अब बनाना स्टार्ट किए हैं, इससे भी समझ सकते हैं। कन्वेंशनल इज ए ओल्ड कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, हम पहले से ही इससे एनर्जी बनाते आ रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा कन्वेंशनल में आएगा। बट जो नॉन कन्वेंशनल सोलर वगैरह है, इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन उस समय हम एनर्जी नहीं बना रहे थे, अब बनाना स्टार्ट किए हैं, तो भी ये रिन्यूअल क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल में आएगा। और यही तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, या तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, और ओल्ड कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी हम पुराने समय में इससे एनर्जी नहीं निकाल रहे थे, इससे एनर्जी नहीं निकाल रहे थे, ठीक है, अब निकालना स्टार्ट किए हैं। और नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये नया कॉन्सेप्ट है और अब हम इससे एनर्जी निकालना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बट पहले से हम इसमें एनर्जी नहीं निकाल रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉन कन्वेंशनल में ये आ जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे, ठीक है, ये टाइडल जियोथर्मल सारे नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे, ठीक है, तो सारा ये नॉन कन्वेंशनल है, आपको ध्यान रखना है, जो कि हम इससे पहले एनर्जी नहीं निकाल रहे थे, अब निकालना, हम इलेक्ट्रिसिटी इससे लेना स्टार्ट किए हैं, एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट हो, विंड वगैरह ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत पहले विंड मिल वगैरह यूज करते थे, लेकिन हम उस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इससे नहीं कर रहे थे उतना, ये कर भी रहे थे तो बहुत कम था, या नहीं कर रहे थे, अब हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। या तो आप देख सकते हो कि ओटेक वगैरह न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टाइडल वगैरह हम लोग नया कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि नया कॉन्सेप्ट है, अब हम इससे एनर्जी निकालना स्टार्ट किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट किए हैं। ऐसे आप कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल को समझ सकते हो। तो कन्वेंशनल इज ए ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, है ना, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज ए कन्वेंशनल वे, ट्रेडिशनल वे है उस तरीके से, जो पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट है वहां से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, पुराने समय से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल में अब नया है, अब बनाना स्टार्ट किए हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और फॉर कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस में देखिए, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस है तो पहले से ही चल रही है, पहले से ही ये कन्वेंशनल होगा, क्योंकि ये बहुत पहले से ट्रेडिशनल वे है, कोल पेट्रोलियम से आप पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट है, नेचुरल गैस पे पावर प्लांट है, ऑयल पावर प्लांट है, तो इससे तो प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी की पहले से ही हो रही है, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, तो क्या जाएगा, ये कन्वेंशनल पे जाएगा, कन्वेंशनल, CONV कन्वेंशनल। सेल गैस, कोल बेड मीथेन, अरे सेल गैस तो अभी रिसेंट 2010 से तो अमेरिका ने एक्सट्रैक्शन ज्यादा किया है, तो अभी तो ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी हम इससे चल रहे हैं, अभी इस पे एनर्जी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इसके क्या है, इसके हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिसोर्सेस कहां कहां मिल सकता है भारत में, बात करेंगे कहां कहां ये रिसोर्सेस है। सेल कोल बेड मीथेन भी वही है, ये भी अभी नया सोर्सेस है, न्यू सोर्सेस हम इससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे न्यू सोर्सेस है ना, तो ये हम नया सोर्सेस है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आ जाएगा आपका नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है ना, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। कोल बेड मीथेन हो गया, चाहे गैस हाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, वो भी, ठीक है, क्लेथरेट्स के नाम से जाने जाते हैं, बात करेंगे हम। और ये कहाँ आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने एनर्जी की बात चल रही है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इंडिया को लेकर नहीं चल रहा है, ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो यूरेनियम थोरियम की जो बात है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर वर्ल्ड वाइड बात करोगे, सारी एनर्जी की जो बात चल रही है वर्ल्ड वाइड बात चल रही है, तो आप बात करोगे कि यूरेनियम थोरियम, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि हम अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि बात करें रसिया में, यूएसए में बहुत ओल्ड टाइम से यूज हो रहा है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, रसिया यूएसए में ओल्ड टाइम से यूज हो रहा है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, ऐसा नहीं है कि नया है। अगर पूरे वर्ल्ड को देखते चल रहे हो, सिर्फ इंडिया को देख के नहीं चलो, तो ये फिर जाएगा कन्वेंशनल में, न्यूक्लियर जाएगा कन्वेंशनल में, ठीक है ना। जब आप ऐसे सोच रहे हो, बहुत सारे बुक्स ऐसे नहीं सोचती है, वो ऐसे सोचते हैं इंडिया को देख लेती है, तो इंडिया में तो जाहिर सी बात है अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम न्यूक्लियर से प्रोडक्शन करने लगे हो, तो ये इंडिया को मत सोचो, ओवरऑल सोचो, वर्ल्ड में सोचो पूरा। तो ये बहुत पहले से हम रसिया में, फ्रांस में, ये पहले से अमेरिका वगैरह में हम इसका यूज करते आ रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, तो ये आपको कन्वेंशनल सोर्स में जाएगी, ये ट्रेडिशनल वे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कन्वेंशनल में जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर, ठीक है, हो गया ये काम। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं जैसे कोल ऑयल नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर भी हम लोगों ने कन्वेंशनल में रख लिया, है ना। और आपको अगर बात करें क्या कहते हैं
बायोमास वगैरह, तो बायोमास वगैरह आपने देख लिया सब उधर है, बायोमास वगैरह उधर रखे हम लोग। और इसकी बात आपको और करनी है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि ग्रीन एनर्जी क्या होता है। देखिए, तो जितने भी ग्रीन एनर्जी सोर्सेस होते हैं, जितने भी ग्रीन एनर्जी हरित ऊर्जा होती हैं, ये मैंने एक क्लास में बताया था आपको, जितने भी हरित ऊर्जा सोर्सेस होती है, ग्रीन एनर्जी सोर्सेस होती हैं, वो सब के सब रिन्यूएबल होती हैं, सब के सब रिन्यूएबल है। ग्रीन एनर्जी सारे के सारे रिन्यूएबल है, लेकिन सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी नहीं है। तो ऑल ग्रीन एनर्जी सोर्सेस आर रिन्यूएबल एनर्जी, बट ऑल रिन्यूएबल आर नॉट ग्रीन एनर्जी सोर्सेस, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन एनर्जी जो होती है वो रिन्यूएबल होती है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या है कि ग्रीन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, हरित ऊर्जा, जो विदाउट एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ये ग्रीन एनर्जी है, ठीक है। तो जितनी भी ग्रीन एनर्जी है वो रिन्यूएबल है, लेकिन सारी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी नहीं है। तो ये रिन्यूएबल है। इसमें से कौन ग्रीन एनर्जी नहीं होगा? हाइड्रो। अगर लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की बात करो, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी में डाले हो, लेकिन क्या ये ग्रीन है? क्या ये एनवायरमेंट को इंपैक्ट नहीं करता है? नहीं नहीं नहीं, ये इंपैक्ट करता है, ये इंपैक्ट करता है। हाइड्रो पावर प्लांट जो बड़े वाले होते हैं, लार्ज वाले, वो फ्लड वगैरह ला देते हैं, लैंड स्लाइड्स आ जाती हैं, बायोडायवर्सिटी वगैरह लॉस हो जाता है, सेस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। तो ये एनवायरमेंट को इंपैक्ट नहीं पहुंचा रहा है? पहुंचा रहा है। अगर इन्वायरमेंट को इंपैक्ट हो गया, अगर इन्वायरमेंट में आपने हानि पहुंचा दी, अगर आपने हार्म किया है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, तो आप ग्रीन नहीं हो सकते हो। चाहे आप रिन्यूएबल हो, लेकिन ग्रीन नहीं हो सकते हो। ग्रीन होने के लिए आप हार्म नहीं पहुंचा सकते इन्वायरमेंट को। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हाइड्रो एनर्जी ये ग्रीन एनर्जी नहीं है, लेकिन रिन्यूएबल है। इसलिए मैंने बताया था कि ऑल ग्रीन एनर्जी सोर्सेस आर रिन्यूएबल एनर्जी, बट ऑल रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट ग्रीन एनर्जी। ऑल रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी नहीं है। एग्जांपल हाइड्रो एनर्जी। और क्या हो सकता है? जैसे कि वुड बर्निंग कर रहे हो, अब वुड बर्निंग रिन्यूएबल है, वुड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वुड, एक तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, उससे वुड की फॉर्मेशन होती है ना, लकड़ी का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आप वुड को जलाते हो तो क्या पॉल्यूशन नहीं होता? क्या उसे सूट पार्टिकल्स नहीं निकलते? क्या कार्बन पार्टिकल नहीं निकलते? क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता? क्या, है ना, क्या CO नहीं निकलता? क्या? ये तो सोचने वाली बात है आपको कि यस, पॉल्यूशन करती है वुड बर्निंग पे। क्या है? पार्टिकुलेट मैटर नहीं निकलते? क्या? ये बात करेंगे किसमें? पॉल्यूशन में। बट इतना तो आप जानते हो कि पॉल्यूशन वुड बर्निंग से होती है। तो चाहे वुड एक रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे बायोमास एक रिन्यूएबल एनर्जी है, वुड इसी में आएगा ना एक तरीके से, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस हुई और ये बनी है, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी में आएगी। लेकिन 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 ये ग्रीन एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये पॉल्यूशन करती है, ये हार्म करती है एनवायरमेंट को, इसलिए ग्रीन नहीं है। तो दो एनर्जी मैंने बता दिया, हाइड्रो और वुड बर्निंग, लकड़ी को जलाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और न्यूक्लियर मैंने किसने बताया था? कन्वेंशनल में। ये ओवरऑल सोचना है, पूरे वर्ल्ड वाइड सोचना है, बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड ग्लोबली। ये न्यूक्लियर एनर्जी इट हैज बीन यूज्ड ग्लोबली इन मेनी कंट्रीज लाइक रसिया, USA, फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स। बहुत पहले से ही ये यूज हो रहा है न्यूक्लियर, उस वे में सोचना है वर्ल्ड वाइड। तो आप न्यूक्लियर को कन्वेंशनल में रखोगे। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, उसी को कन्वेंशनल बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, जो ओल्ड टाइम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं है वो नॉन कन्वेंशनल है, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप ये हो गया दो जगह, रिन्यूएबल आपने देख लिया, ऐसे भी बांट सकते हैं एनर्जी को, और कन्वेंशनल के फॉर्म में भी हम कि कैसा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ओल्ड कॉन्सेप्ट है या फिर न्यू कॉन्सेप्ट है, उस आधार पर भी आपने देखा कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, तो वो जाएगा कन्वेंशनल में। और न्यू कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, अब हम लोगों ने उससे एनर्जी निकालना स्टार्ट किया है, सोलर हो गया, विंड हो गया, है ना, और उसके बाद टाइडल पावर प्लांट हो गया, जियोथर्मल हो गया, ओटेक हो गया। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, अभी अभी हम लोगों ने इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अभी कोल जैसा इसमें हाल नहीं है, कोल तो बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, तो ये नए हैं सारे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नॉन कन्वेंशनल में आएंगे। लेकिन और भी तरीके होते हैं एनर्जी सोर्सेज को डिवाइड करने का, एनर्जी सोर्सेज को डिवाइड करने का और भी तरीका है, ये ध्यान रखना। एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, इसको डिवाइड करने का और भी तरीका है। ये ध्यान रखना आपको, एनर्जी सोर्सेज को डिवाइड करने का और भी तरीका है। क्या हो सकता है तरीका? एनर्जी सोर्सेज एक हो सकता है और तरीका कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स है कि सेकेंडरी एनर्जी है, ये भी ध्यान रखना है। प्राइमरी वाला है, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स है,
प्राइमरी एनर्जी सोर्स है या सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। सेकेंडरी, ये भी एक तरीका है, आप एनर्जी को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, इतने तरीके हैं। रिन्यूएबल आपने देखा, नॉन रिन्यूएबल देखा, कन्वेंशनल देखा, नॉन कन्वेंशनल देखा। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं नेचुरल सोर्सेस होते हैं। नेचुरल, ये नेचुरल सोर्सेस है, प्राकृतिक सोर्सेस हैं, नेचुरल है ना, आपने नहीं बनाया है कोई, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने बना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल सोर्सेस है। ठीक है, और इसमें भी आ जाते हैं, डिवाइड कर सकते हो, यहां पे भी डिवीजन है एक्चुअली, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, इसमें भी डिवाइड कर सकते हो। देखो कहां इसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आ रहा है, यहां पे डिवाइड कर लो। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मैंने बता दिया, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। देखिए प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में भी आप डिवाइड कर सकते हो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में रिन्यूएबल कहां आता है, नॉन रिन्यूएबल कहां आता है। ठीक है, रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में बांट सकते हो प्राइमरी एनर्जी को। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्या है, फिर से मैंने बता दूं, नॉन रिन्यूएबल क्या होगा, इट टेक्स सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर। नॉन रिन्यूएबल क्या है, मैंने बार बार बताया, अलग अलग तरीके से समझा दिया आपको, फिर से एक नया तरीका से समझा रहा हूं। उसी चीज को कहने का एक नया अंदाज है हमारा कि नॉन रिन्यूएबल होगा, इट टेक्स सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ये बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स मैंने बताया अभी, ये नॉन रिन्यूएबल हो गया। रिन्यूएबल क्या हो जाएगा, अवेलेबल टू अस एवरी टाइम, हमारे पास ये अवेलेबल है हमेशा के लिए, ये ना अनलिमिटेड रिजर्व है ये, तो ये अवेलेबल टू अस एवरी टाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अवेलेबल हमारे पास एवरी टाइम, हमेशा के लिए। सोलर पावर मैंने बताया, जियोथर्मल बताया, विंड बताया, बायोमास बताया और हाइड्रो बताया, आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये अवेलेबल टू अस एवरी टाइम, और ये क्या है कि आपको ये जनरेट होता है नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, नेचुरल, जैसे सोलर एनर्जी से आ रही है, हाइड्रो है देख लो, वुड देख लो, ये सारी चीजें क्या है, जनरेट हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज से, इसलिए हम प्राइमरी एनर्जी को नेचुरल रिसोर्सेज बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स भी क्या है, एक तरीके से आप देख रहे हो ना, अगर नॉन रिन्यूएबल बांटे हो तो लिविंग प्लांट्स दब गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए, तो क्या एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज थे ना लिविंग प्लांट, वैसे ही है ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज की बात कर लो। सोलर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। सोलर तुमने बनाया क्या, सॉरी ऊर्जा तुम ला रहे हो क्या, नेचुरल रिसोर्सेज है। उसी तरीके से रिन्यूएबल को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अवेलेबल टू अस, हमारे पास अवेलेबल है एवरी टाइम, और जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, और ये जनरेट होती है नेचुरल रिसोर्सेज से, चाहे सौर ऊर्जा ही क्यों ना हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज से जनरेट होती है। बाकी एग्जांपल आप जानते हो। सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, आप सेकेंडरी की बात करोगे तो सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है ये, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर, मैन मेड है, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है ये, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है ये, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे जैसे इंडस्ट्री की डिमांड आएगी उस हिसाब से हम इसको बनाते जाएंगे, हम बनाएंगे, नेचुरल नहीं है, दिस इज सिंथेटिकली मैन मेड है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है। तो सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, ये ध्यान रखना है, इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से। तो एनर्जी रिसोर्सेज को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, क्या कि आप प्राइमरी से एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में देख सकते हो। प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज फिर से देखेंगे, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज और तरीके से समझा रहा हूं, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर माइंड, आप उसकी माइनिंग करते हो, और अदरवाइज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। या तो आप माइनिंग कर रहे हो, कोल वगैरह माइनिंग करते हो, नॉन रिन्यूएबल में कोल नेचुरल रिसोर्सेज है और उसकी माइनिंग करके निकाल रहे हो, उस फॉर्म में भी समझ लो। ठीक है, तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर माइनिंग कर रहे हो और अदरवाइज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और नहीं तो उसको एनवायरनमेंट से ऑब्टेन कर रहे हो, जैसे सोलर एनर्जी। ठीक है ना, सौर ऊर्जा। ठीक है, दीज इंक्लूड्स फॉसिल फ्यूल्स, जो कि रिन्यूएबल में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल में आएंगे। फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया। न्यूक्लियर कहां आएगा, न्यूक्लियर को आपको कहां डालोगे, न्यूक्लियर कहां आएगा, कन्वेंशनल में न्यूक्लियर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कन्वेंशनल में आता है वर्ल्ड वाइड की बात करोगे तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करूं, और नॉर्मली हम लोग देखो कन्वेंशनल को ना नॉर्मली हम लोग नॉन रिन्यूएबल बोल देते हैं, नॉन रिन्यूएबल, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आती है, लेकिन आप ध्यान रखना कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल हम लोग बोलते हैं, ऐसा। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल है वो नॉन कन्वेंशनल, नॉर्मली जैसे सोलर पावर नॉन कन्वेंशनल है, अभी अभी तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट किया है सोलर से, तो इसलिए तो नॉन कन्वेंशनल है। तो रिन्यूएबल जो भी है वो नॉन कन्वेंशनल में आ जाते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल होंगे वो कन्वेंशनल में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और उसके बाद सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैंने बताया अभी, सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज विच डू नॉट अकर इन नेचर। ये नेचर में नहीं है, ये नेचर में होते हैं, ये नेचर में नहीं है। तो कैसे है, इंस्टेड दे आर डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज। ये कहीं ना कहीं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज से ही डिराइव किए जाते हैं। हाँ, और हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और अपनी डिमांड फॉर द इंडस्ट्री, जैसे जैसे इंडस्ट्री की डिमांड है उस हिसाब से हम इसको मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज विच डू नॉट अकर इन नेचर, ये प्रकृति में नहीं रहते हैं, इंस्टेड बजाय कि दे आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, ये डिराइव किए जाते हैं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज से ही डिराइव किए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स, व्हाट इज दिस, पेट्रोल। यस, आपकी अगर डिमांड आई कि पेट्रोल पंप पे नहीं है, अगर किसी स्टेट में पेट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कौन सी टेक्निक है जो पेट्रोल बनाती है, कौन सी टेक्निक है जो केरोसिन बनाती है, आपको पता है। क्रूड ऑयल जब आती है तो कौन सी टेक्निक होती है, क्रूड ऑयल जब बाहर से हम लोग मंगाते हैं कच्चा तेल, तो कौन सी टेक्निक होती है, किसी को पता हो तो बताना। बस इतना बता देना हो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे उस पर खेल किया जाता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे हम अलग अलग फ्यूल ऑब्टेन करते हैं, वो कौन सी टेक्निक है, किसी को पता हो तो बताना, अदरवाइज मैं बताऊंगा, बट पता हो तो कमेंट करना, है ना। इतना हिंट कर रहा हूं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हम क्रूड ऑयल को डालते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे वर्किंग करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, आपने बनाया ना अपनी डिमांड के हिसाब से, डिमांड आई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बनाया आपने, कोल का यूज किया, डीजल यूज किया, पेट्रोल यूज किया, नेचुरल गैस यूज किया, ऑयल यूज किया, बनाया ना आपने अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप कोल यहां से यूज किए और यहां आपने बनाया इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पे आएगा। तो कहीं ना कहीं डिराइव कर रहे हो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज से सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज को, डिराइव कर रहे हो प्राइमरी से सेकेंडरी डिराइव कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोल से निकाल लो, डीजल से निकाल लो, गैस से निकाल लो, ठीक है। तो आप ये एनर्जी का यूज कर रहे हो और ये एनर्जी डिराइव कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, तो ये हो गया मैन मेड है, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता, इलेक्ट्रिसिटी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, हम बना रहे हैं, हम बनाते हैं ना, इसलिए इधर आएगा। तो ये एक फॉर्म हो गया, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज और भी तरीके से बताया जाता है ना, कमर्शियल ये हो गया एक, अभी ध्यान रखेंगे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल क्या हो सकता है बताओ, अरे कमर्शियल वो है ऐसी ऊर्जा का रिसोर्स जो जिसको आप अगर यूज कर रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा भैया, पैसा देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल सोर्सेस है, कैसे कमर्शियलाइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी कब कमर्शियलाइज हुई थी, मैंने बताया है आपको, याद होगा, लेक्चर पिछला देखिएगा। तो इसमें यह है कोयला फ्री में नहीं आ रहा है, कोयला पैसे से आ रही है। तो कोयले से आप अगर बॉयलर में बर्न कर रहे हो, कोयला को जला रहे हो, स्टीम बना रहे हो, टरबाइन पे डाल रहे हो, टरबाइन रोटेट कर रही है, जनरेटर पे जा रही है, जनरेटर रोटेट करके फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है और ट्रांसफार्मर वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, वो अभी नहीं जा रहा हूं मैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनी, ये इलेक्ट्रिसिटी आप जो यूज कर रहे हो इसका देते हो पैसा, 8 रुपए यूनिट, 9 रुपए यूनिट, ये कमर्शियल सोर्सेस है। क्यों? क्योंकि पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि कोयला वगैरह फ्री नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला तेल फ्री नहीं है, इसके लिए पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए कमर्शियल सोर्सेस को बोलते हैं। तो कमर्शियल फ्यूल्स या कमर्शियल सोर्सेस में बांट लो, ठीक है, कमर्शियल, कमर्शियल हो गया और नॉन कमर्शियल, ठीक है, नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल क्या हो जाएगा, कमर्शियल में कोयला पैसा मिलता है ना कि फ्री में मिल जाएगा कोयला, नहीं, तो कोयला जो भी वैरायटी हो भैया, जो भी वैरायटी हो, बिटुमिनस हो, एंथ्रेसाइट हो, लिग्नाइट हो, पीट हो, वैसे पीट कोयला नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, पीट कोयले की कैटेगरी में नहीं आती है, फिर भी पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा और पैसा देना पड़ेगा कमर्शियल में, ठीक है, ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्री में आती है क्या? नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी सारे कमर्शियल में आएंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा इसकी चीज के लिए, ये कमर्शियल है, ठीक है। नॉन कमर्शियल क्या है? अब नॉन कमर्शियल में ऐसा मानना है कि ये काउ डंग हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, है ना, ये सारी चीजों के लिए हमको पैसा नहीं देना पड़ता है, ये फ्री में मिल जाता है। बट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, अब इंडिया में भी देख लो, इंडिया में भी अब लकड़ी का कंडे वगैरह जो होती है, जो लकड़ी बोलते हैं, गोबर का, पैसा देना पड़ता है, पैसा देकर खरीदना पड़ता है, ठीक है। विदेश में जाओगे, फॉरेन में, तो वहां पे तो है ही ये चीजों का भी, नॉन कमर्शियल में एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह है और इसका भी देना पड़ता है, कहीं ना कहीं देना पड़ता है। जैसे बगास वगैरह होते हैं, बगास, गन्ने से बगास निकलती है ना, वो भी ले जाके उसका यूज की जाती है ना पावर प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं। तो फिर भी
एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे अभी भी गांव में जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, अगर गेहूं कट गई तो कौन ले जा रहा है उस वेस्ट को? अनाज निकाल लिया खेत से, अब गेहूं का स्ट्रॉ रखा हुआ है, ठीक है, जो ले जा रहा है काट के ले जाओ, फ्री है, ले जाओ ले जाओ। एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह अभी भी हमारे यहाँ फ्री है। उस व्यू से देखोगे तो नॉन कमर्शियल में आएगा। फ्यूल आपको ध्यान रखना है कि नॉन कमर्शियल में आएगा। ये क्या है? फ्यूल वुड हो गया, फ्यूल वुड हो गया, काउ डंग हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया। इसके लिए पैसा हम नॉर्मली नहीं पे करते हैं, बट ऐसा स्ट्रिक्ट मत हो जाना। फॉरेन में अभी भी काउ डंग शहर में तो देना पड़ रहा है, भारत में देख लो काउ डंग जो होती है, जो कंडे बनते हैं, कंडे, वो देना पड़ता है, पैसा बिकता है पैसे में। लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं आगे देखोगे आप तो एक जनरल में भी देखोगे तो यस, इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। जैसे अभी गोबर गिर जाए नीचे, कोई भैंस उसमें क्या गोबर कर दे, कोई गाय कर दे, आप उठा लो रोड से, तो कोई पैसा मांगेगा? नहीं मांगेगा। तो इस व्यू से भी देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं अभी फ्री है, ये फ्री है, नॉन कमर्शियल, ये पैसा देना पड़ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, फ्यूल वुड हो गया, काउ डंग हो गया, गाय का गोबर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम होगा, कोयला हो गया, ये सारी कमर्शियल में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैसा देना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा ब्रॉड व्यू में सोचेंगे। अब आते हैं हम लोग किस चीज पे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ सजेशंस आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है, सजेशंस बताने पड़ेंगे। जस्ट टाइम कितना हो गया देख लूं मैं, है ना। Suggestions for the development and efficient use of renewable energy technology. What are the suggestions? आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में या मेंस में आ जाए कि सजेशंस दो, सजेशंस क्या देना है? सजेशन आपको सजेस्ट करना है फॉर डेवलपमेंट एंड इफिशिएंट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। इसकी आपकी सजेशन देनी है। तो सजेशंस फॉर, चल नहीं रहा है क्या? ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। सजेशंस फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, दिस इज डेवलपमेंट, मैं ऐसे लिखता हूं डेवलपमेंट, ठीक है, आप लिख सकते हो पूरे स्पेलिंग, ठीक है। डेवलपमेंट एंड इफिशिएंट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इसकी सजेशन दे, ठीक है। मैंने पहले के क्लासेस में भी बहुत कुछ बताया है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पे, अभी कुछ बता दे रहा हूं कुछ और। सजेशंस फॉर डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। पहला सजेशन क्या होगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोमास, सोलर और विंड। पहला होगा सजेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, आप क्या एस्टैब्लिश करो? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोमास, सोलर, विंड, इनको लाओ, इनको मार्केट में लाओ, इससे एनर्जी प्रोड्यूस करो। तो बायोमास, सोलर, विंड हो गया, बायोमास हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोमास, सोलर, विंड, पावर जनरेशन करो इससे। बायोमास, विंड, सोलर, पावर जनरेशन इससे करना है, ठीक है। पावर जनरेशन सिस्टम डेवलप करो, पावर जनरेशन सिस्टम बनाओ इससे, ठीक है ना। इससे पावर जनरेट करो, बायोमास, सोलर, विंड से पावर जनरेशन सिस्टम डेवलप करो ताकि इससे पावर बने। एंड एनर्जी सेविंग कहां? एनर्जी सेविंग इन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस, हर गवर्नमेंट ऑफिस में एनर्जी सेविंग की बात करो। एनर्जी सेविंग इन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस में बात कर रहा हूं। एनर्जी सेविंग इन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस, किसको इनकरेज करने के लिए? टू इनकरेज किसको? पीपल्स को, लोगों को इनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए पीपुल को। टू इनकरेज एंड इंस्पायर पीपुल, इंस्पायर करो पीपुल को, ठीक है। तो ये तरीका एक हो सकता है, ठीक है। बायोमास यूज करो, ये सारी पावर जनरेशन सिस्टम यूज करो, एनर्जी सेविंग करो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, और इससे हमारी पीपल को इंकरेज करो, इंस्पायर करो, ठीक है, ताकि आप ये यूज करें, सोलर को, विंड को, बायोमास को, ये चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है? स्ट्रीनस, जोरदार रूप से, जोरदार खूब तरीके से आप क्या कर सकते हो? उमंग के साथ आप क्या कर सकते हो? रिन्यूएबल एनर्जी को गवर्नमेंट एजेंसीज में, पब्लिक सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में खूब जोरदार तरीके से यूज करो रिन्यूएबल एनर्जी को, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है? स्ट्रीनस एक्सल्टेशंस, ठीक है। क्या स्ट्रीनस एक्सल्टेशन का मतलब क्या है? स्ट्रीनस मतलब जोरदार रूप से, उमंग के साथ आप क्या कर सकते हो? रिन्यूएबल एनर्जी को, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी
बाई किसके द्वारा कौन करे ये सारा? गवर्नमेंट की एजेंसी करे, खूब यूज करे, अपने अलग अलग एजेंसी, अपने अपने अलग अलग जो इनके जो ब्रांचेस हैं, जो इनकी ऑफिसेस है, वहां पे खूब यूज करे रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये एक सजेशन दे सकते हो। गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी जगह है। गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, पब्लिक सेक्टर्स हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, कॉर्पोरेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यहां पे खूब यूज करो क्या, रिन्यूएबल एनर्जी को खूब बढ़ावा दो। ये एक तरीका हो सकता है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा, फाउंडेशन करना है, किसको बनाओ? आप कुछ चीज की फाउंडेशन करो, नेशनल लेवल बॉडी को फाउंडेशन करो, नेशनल लेवल बॉडी टू इंक्रीज क्या, अवेयरनेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अवेयरनेस हो रिन्यूएबल एनर्जी का। इसके लिए आप एक नेशनल लेवल बॉडी को बनाओ, रिन्यूएबल एनर्जी की अवेयरनेस आए एट कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी की अवेयरनेस आए, इसके लिए एक नेशनल लेवल बॉडी बनाइए। तीसरा नंबर पॉइंट डालेंगे इसको, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूं, अब लिख लो। तो बताएंगे क्या तीसरे नंबर पॉइंट पे कि फाउंडेशन ऑफ नेशनल लेवल बॉडी, एक नेशनल लेवल बॉडी को बनाया टू इंक्रीज अवेयरनेस, अवेयरनेस हो, किसके लिए अवेयरनेस है? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एट कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, फाउंडेशन ऑफ नेशनल लेवल बॉडी टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? आर&डी को बढ़ावा दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आर&डी फोर्थ पॉइंट को लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने से ज्यादा मेरा टाइम जा रहा है यहां पे, ठीक है ना। तो आर&डी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, आर&डी करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे इन टेक्नोलॉजीज पे, इनमें जाके रिसर्च करे क्या हो सकता है, क्या एफिशिएंटली आप नई चीजों को ढूंढ सकते हो। तो आर&डी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये आपको करना है। गेट प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे, स्पॉन्सरशिप करे, इन चीजों को करेगी तो बढ़ावा मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी को। तो ये एक लिख सकते हैं कि आर&डी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी गेट प्रोवाइड करो, क्या करना है? गेट प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्पॉन्सरशिप हो, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ावा मिले, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिले, ठीक है ना। वो हो गया। उसके बाद आप क्या बता सकते हो? पांचवें नंबर पे, बड़े बड़े जो बैटरी होते हैं उनका यूज रोके। ये क्यों? इसका मैं कारण बताऊंगा आपको कि बड़े बैटरी से क्या नुकसान है, एनर्जी के लॉसेस होते हैं, आपको नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा आपको। तो रिस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ लार्ज बैटरी, रिस्ट्रिक्ट करो यूज ऑफ लार्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जो लार्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट करो, रोको। प्रमोटिंग यूज ऑफ बायोफ्यूल्स इन व्हीकल्स, प्रमोट करो बायोफ्यूल्स को व्हीकल्स के अंदर, ये बता सकते हो। ऐसे 5 पॉइंट आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है सजेशन फॉर क्यों डेवलपमेंट ऑफ इफिशिएंट एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इफिशिएंट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए आप ये सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कहां, पहला स्टार्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि कॉन्वेंशनल है, क्या? हाइड्रो, ठीक है। और हाइड्रो हम लोग लार्ज, स्मॉल, मिनी, माइक्रो सबकी बात करेंगे जितना आपको जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और क्या हाइड्रो से पॉल्यूशन होती है? यस होती है, मैं बताऊंगा। हाइड्रो पावर प्लांट होती है, बहुत सारे बुक्स में लिखा गया है, गलत है, मैं प्रूफ करके दूंगा आपको। और आज के बाद जो राइटर है वो लिखने लगेंगे कि पॉल्यूशन होती है हाइड्रो पावर प्लांट से। इनफैक्ट कोई भी ऐसा एनर्जी रिसोर्स नहीं है जिससे कार्बन फुटप्रिंट ना आता हो। कार्बन फुटप्रिंट आपको पता होना चाहिए, हर एक एनर्जी रिसोर्स कार्बन इमिशन करता है, अगर कार्बन फुटप्रिंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कोई एनर्जी सोर्स बचा नहीं है जो इमिशन ना करे, ठीक है ना। बट हाइड्रो पावर तो अलग से भी करता है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, ये इतनी बड़ी दुनिया है कि मतलब इस पे बहुत पुराना चीज है, आपको पता है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है,
बहुत पहले से एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हम, इसलिए कन्वेंशनल में डालते हैं हम इसको, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन चीजों की बात हम करेंगे बाद में। हाइड्रो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद विंड पढ़ेंगे, उसके बाद जियोथर्मल, ओटेक वगैरह, उसके बाद हम लोग लास्ट में बायोमास वगैरह, उसके बाद सोलर पढ़ेंगे। सोलर में कम पढ़ के उसके बाद हम लोग आएंगे फॉसिल्स बारे में, ठीक है। तो फॉसिल्स की जितनी कोल वगैरह के बारे में जितनी जानकारी चाहिए, पावर प्लांट में क्या यूज है, कितना इमिशन हो रहा है, वो बता दूंगा। उसके बाद न्यूक्लियर पे आएंगे, एंट्री करना है न्यूक्लियर पे अपने को, ठीक है। और पॉलिसीज वगैरह देखना है, पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट की। तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट छोटे वाले हो गए, टाइडल पावर प्लांट हो गया, जियोथर्मल हो गया, ये सारे के सारे नॉर्मली आपको एमएनआरई के अंदर आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ जाते हैं, एमएनआरई के अंदर आ जाते हैं। तो मैं बताऊंगा पॉलिसी जब पढ़ाऊंगा आपको क्या कैसे इसके अंदर में होती है सारी चीजें, ठीक है। तो एमएनआरई के अंदर, एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब आ जाते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर की बात करते हैं। हाइड्रो पावर की बात करूं तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं आज हाइड्रो पावर के बारे में, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है कॉन्सेप्ट देखिए। एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रो पावर? एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर से जनरेट कर रहे हो, ठीक है। और जनरली जो यहाँ पे एनर्जी वाटर को मेजर करते हैं, आप केजी में मेजर नहीं करते हो, ये बहुत लोग बता देंगे, केजी में मेजर नहीं करते हैं, वॉल्यूम में हम लोग वाटर को मेजर करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर क्या है? एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम द वाटर, ठीक है। व्हेन द वाटर विल बी इन फ्लो, वाटर जब फ्लो कर रही हो, जब वाटर फ्लो कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी, वो गतिज ऊर्जा को हम लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। उस गतिज ऊर्जा को जो हम यूटिलाइज करके क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल एनर्जी में, और कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी को टरबाइन में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फॉलोड बाय कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, देखिए कन्वर्जन बहुत सारे टाइप्स के हैं, कन्वर्जन बहुत सारे टाइप्स के हैं। मैं अभी एक सिंपल कन्वर्जन समझा रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी वाटर की है, जो फ्लो है वाटर का, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी को आप कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी इन टरबाइन, टरबाइन रोटेट करेगी, और वो टरबाइन की रोटेशन से आप मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है, उस मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर लेंगे जनरेटर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक तरीका है कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, बट और भी तरीके हैं। आप हाइड्रो पावर को, जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जो आप ध्यान रखना कि जो हाइड्रो पावर है उसमें जो फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर, वहां पे तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर हाइड्रो पावर की बात करोगे, जो हाइट पे है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। जो एक पहाड़ी पे, जो हिल्स पे, जो डैम बना कर रखे हो, वो कुछ हाइट पे है। जब हाइट पे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी को हमें यूटिलाइज करनी है। जो स्टोर्ड है वाटर वहां पे हाइट पे, वो पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर है, उसको यूटिलाइज करनी है। वो पोटेंशियल एनर्जी को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी में, डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी। आपको ध्यान रखना है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड वाटर कहीं ऊपर है, हिल पे, माउंटेन पे, कहीं आपने डैम बना के रखा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, उसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हो, और डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ये भी एक तरीका है कि आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, अरे यार ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है। लोग ऐसे कहेंगे डैम बना देंगे और नीचे एक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ये रोटेट करा देंगे, मैकेनिकल बन गई, इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे। अरे भैया, आप कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा बहुत तो फिजिक्स जान लो भैया। पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड वाटर कहीं ऊपर है, वो उसमें से हम पानी नीचे ला रहे हैं, उस पोटेंशियल एनर्जी को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। रोटेटिंग शाफ्ट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि उस पोटेंशियल एनर्जी जो है ऊपर, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में है ऊपर वाटर का, वो पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर की है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू ए नोजल, नोजल की सहायता से, थ्रू ए नोजल, नोजल की सहायता लेंगे, थ्रू ए नोजल, ठीक है। और उसके बाद फिर कन्वर्ट करेंगे हम, इस वाटर को इंपिंज करेंगे, कहीं इंपिंज इसको करेंगे, टू इंपिंज ऑन समथिंग, किसी चीज पे इसको इंपिंज करेंगे, मेक इट टू रोटेट, ताकि वो रोटेट कर पाए। तो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वाटर कहीं पे है ऊपर, हिल्स पे, माउंटेन बोल सकते हैं, वहां डैम आपने बनाया, स्टोर्ड है वाटर, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर की काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में,
थ्रू द नोजल, नोजल की सहायता से, और फिर इसको हम इस वाटर को कहीं ना कहीं इंपिंज करेंगे, कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये किसी चीज को रोटेट कर पाए। तो इस तरीके से भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, और नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी गति स्थितिज ऊर्जा को, ये स्थितिज ऊर्जा है, इसको कन्वर्ट करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर थ्रू ए नोजल, नोजल की सहायता से, और फिर इसको कन्वर्ट करोगे टू इंपिंज ऑन समथिंग, किसी चीज पे इंपिंज करोगे टू मेक इट रोटेट, मेक इट टू रोटेट, ताकि वो रोटेट कर पाए। तो इस तरीके से कन्वर्जन आप कर सकते हैं, और आप इनका मिक्स भी कर सकते हैं, इनका मिक्स भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों का मिक्स भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन दिस केस वी नीड ए फ्लो ऑफ वाटर, सुनते जाए, वी नीड ए फ्लो ऑफ वाटर एंड दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय मेकिंग डैम। हमारे पास इस तरीके की पावर प्लांट में हमें फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, और हमको फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, तो इस चीज को इंश्योर करना है कि हमें फ्लो ऑफ वाटर, वाटर की फ्लो मिलता रहे। इस चीज का इंश्योरेंस तभी हो सकता है, तभी आप इंश्योर कर सकते हो जब आप डैम बना लो, मेकिंग डैम, और बाय यूजिंग सम रिवर फ्लो, कुछ रिवर फ्लो को भी यूज कर सकते हो, कुछ कैनाल फ्लो को भी यूज कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको, और नहीं तो डैम बना सकते हैं आप। रिवर फ्लो या कैनाल फ्लो या डैम की सहायता से आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपके पास फ्लो ऑफ वाटर आपके पास है। ठीक है, तो सो इन दिस केस, इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वी नीड ए फ्लो ऑफ वाटर, एंड दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय क्रिएटिंग डैम और मेकिंग डैम, और बाय यूजिंग द रिवर फ्लो, और बाय यूजिंग द कैनाल फ्लो की सहायता से भी जो फ्लो है उसमें अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, यूज करो। ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि ये कहीं हाइट पे वाटर था उसका फॉर्म में है ये, जो कि डैम वाली फॉर्म में होती है। और अगर रिवर फ्लो हो रही है तो उसके पास डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो आप यूज कर लो, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी आपको मिल रही है रिवर फ्लो के फॉर्म में। ठीक है, और कैनाल फ्लो के फॉर्म में कैनाल वगैरह मूव कर रही है। लेकिन अगर डैम बनाया आपने, तो वहां से भी आप इंश्योर कर सकते हो फ्लो ऑफ वाटर को, और वो डैम जब बनी है वहां पे वाटर स्टोर्ड है, वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी को यूज करो, ऐसे या इसका मिक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बेसिक मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की पूरी कहानी स्टार्ट करूंगा, और आपको ये जानना है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं इसको रोक देते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बोलते हैं कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि मास डिवास्टेशन होती है, अर्थक्वेक के भी कारण आ जाते हैं, बहुत लार्ज एरिया इनंडेट किए जाते हैं, तो बहुत ही माइग्रेशन बहुत लार्ज लेवल पे होती है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, फ्लड आ जाती है, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, इनफैक्ट फ्लैश फ्लड आ जाती है। अगर डैम फेलियर हुआ, डैम में अर्थक्वेक हुआ, तो समझ सकते हो क्या हो सकता है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, आपको पता होगा राजस्थान में एक बार क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, फिर भी हम यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हम इसको बंद कर देंगे, इस कारण से आपको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, इसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तब जाकर आप यूज कर पाओगे इन चीजों को। ठीक है, और क्या कारण, इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेटेड है, क्या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या थर्मल पावर प्लांट को सपोर्ट करता है, क्या किसी स्टेट में अगर सिर्फ थर्मल पावर प्लांट है तो क्या वहां का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फुलफिल हो पाती है अच्छे तरीके से? नहीं। अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट का गुड कॉम्बिनेशन हो किसी स्टेट के अंदर, तो वहां की स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाती है। अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर नहीं है, हाइड्रो पावर नहीं है, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट पे आप काम कर रहे हो, तो उस स्टेट की जब पीक लोड आएगा, मान लो गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में मान लो कि दोपहर के 12 बजे सारे लोगों ने एसी चालू कर दिया, ठीक है, सारे लोगों ने कूलर चालू कर दिया, पीक लोड आ चुका है, तो थर्मल पावर प्लांट हाथ उठा देगा, ना दादा ना, हम इस पीक लोड को कैटर नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, पीक लोड जब आती है, हाई डिमांड हाई लोड आ जाएगा, तब की बात कर रहा हूं। गर्मी के दिन में जानते हो कि गर्मी के दिन में आप जानते हो कि सुबह सुबह मान लो कि इंस्टीट्यूशन है, हटाओ वो वाली बात, इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन कितने बजे खुलती है? कोई इंस्टीट्यूशन 7 बजे 8 बजे 9 बजे के आसपास खुलती है ना, तो उस समय पूरी इलेक्ट्रिसिटी ऑन की जाती है, पूरे लाइट पूरे फैन ऑन होते हैं, पूरी इलेक्ट्रिसिटी यूज ऑन होती है, उसमें पीक लोड आती है। ठीक है, रात के अगर बात करो 7 से 9 बजे के आसपास में भी बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वहां पे लोड बहुत यूज होता है, तो उसमें पीक लोड आती है, तो थर्मल पावर प्लांट इसको कैटर नहीं कर सकता है, इसको नहीं संभाल पाता है थर्मल पावर प्लांट। उसके लिए आपको चाहिए क्या? उसके लिए अगर संभालना है तो हमें एक ऐसे रिसोर्स चाहिए, क्योंकि थर्मल प्लांट पावर प्लांट इतने जल्दी आप पीक लोड आया तो आप बोलो कोयला डाल दो ना, कोयला डाल दो, बढ़ा दो कोयला बढ़ेगी, तो कोयला जलेगा, स्टीम बनेगा, टरबाइन पर स्ट्राइक करेंगे, टरबाइन रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी।
तो हो गया ना, पीक पावर आया, पीक लोड आया, पीक डिमांड आई, हम फुलफिल कर लिए। कोयला का इनफ्लो बढ़ा लेंगे बॉयलर के अंदर, बॉयलर में कोयला ज्यादा डाल देंगे, कोयला ज्यादा जाएगी बॉयलर में, स्टीम बनेगी, स्टीम का यूज कर लेंगे, टरबाइन पे रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। इतना आसान नहीं है थर्मल पावर प्लांट में, इतना इजी नहीं होता है। थर्मल पावर प्लांट के 5 स्टोरी 6 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है बॉयलर का साइज, इतनी इजी नहीं कर पाते, बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर का जो हीटिंग होती है, कोयले को एक टेम्परेचर, बॉयलर को एक टेम्परेचर पे ले जाना पड़ता है, तब जाके कोल फायरिंग होती है, कोल फायरिंग होने के बाद स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम जो प्रोड्यूस होती है, स्टीम को भी एक प्रेशर पे ले जाना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, it takes time, it is not so fast process, it takes time. So what can be done? क्या कर सकते हैं आप? तो आपको एक ऐसे रिसोर्स चाहिए, एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो वैरी करे, वेरिएबल रिसोर्स हो। और वन ऑफ द रिसोर्स विच कैन वेरी वेरी फास्ट इज हाइड्रो। वन ऑफ द रिसोर्स विच वेरी वेरी फास्ट, जो वेरी करता है और पीक लोड को कैटर कर सकता है, पीक लोड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो हाइड्रो पावर प्लांट है। इसीलिए जिस स्टेट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट दोनों मिलकर काम करते हैं, उस स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाती है, पीक लोड को कैटर करता है। मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किसी भी स्टेट और किसी भी सिटी में पीक लोड को कैटर करता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट एक बेस लोड पे काम करते हैं, एक कांस्टेंट लेवल पे काम करते हैं, उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं कर पाओगे कि भैया पावर थोड़ा ज्यादा दो ना। थर्मल पावर प्लांट हाथ उठा देगा, मैं पावर ज्यादा नहीं दे सकता, मैं तो एकदम एक सेम लेवल पे काम करता हूं, मुझसे बोल दो कितना पावर बनाना है, मैं उतना बनाता रहूंगा। एकदम से आके मत बोल देना कि मुझे और पावर दे दो, नहीं कर सकता, मुझे टाइम लगेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलता है मैं कर दूंगा, कितना चाहिए 10 मेगावाट। अभी इनमें बहुत इजी है, ये बहुत ही वेरिएबल है हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये पीक लोड जब आता है ना, एक तो बेस लोड होती है कि भाई इतना पावर हमको चाहिए, नॉर्मली सब लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज हो रही है, किचन में यूज हो रही है, ये ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। लेकिन एकदम से आपको गर्मी के दिन में हीटर, गर्मी के दिन में कूलर, एसी, सारी चीजें चालू हो गई, पीक लोड आ गया एकदम से। क्या टाइमिंग हो सकती है आप समझ सकते हो, किस टाइम पे लोग कूलर एसी चालू कर देंगे, या शाम के 7 से 9 बजे के आसपास रात में एकदम पीक लोड आती है। तो इस चीज को, पीक लोड को थर्मल पावर प्लांट कैटर नहीं कर पाएगा, वो तो बोलेगा नहीं भैया इतनी लोड में नहीं दे पाऊंगा, इतना पावर नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है, तुरंत नहीं कर सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये वो सोर्स है जिसका तरफ आपको देखना पड़ेगा, और यही वो सोर्स है जो वेरिएबल सोर्स है। और वेरिएबल वेरिंग डिमांड जो होती है, वेरिएबल जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की हमारे समाज में, हमारी सिटी में, कंट्री के अंदर जो वेरिएबल डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि डिमांड कभी कांस्टेंट नहीं है। गर्मी में कुछ डिमांड, ठंडी में हीटर चल रही है, ये डिमांड बदलते रहती है। सुबह में 9 बजे इंस्टीट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, स्कूल, इंडस्ट्रीज 9 बजे सब ऑन हो जाती है, डिमांड एकदम से बढ़ गई। लेकिन रात में 12 बजे नॉर्मल इंडस्ट्री बंद हो जाती है, बहुत सारी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन बंद हो जाते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं, 12 बजे कौन पढ़ाता है, सारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नीचे। तो ये डिमांड में वेरिएशन है, इसको कैटर करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। डिमांड वेरिएबल है, इसको लोड वेरी कर रहा है, वेरिएबल लोड को कैटर करना है, लिपटारा करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। थर्मल पावर प्लांट में वेरिएबल नहीं कर सकते हो, अगर वेरी करोगे तो थर्मल पावर प्लांट इनएफिशिएंट हो जाएगा। इनएफिशिएंसी है, उसमें करना संभव नहीं है, वो इतना तेज वेरी फास्ट नहीं करता है, वो इतना तेज वेरी नहीं करता है, उसमें वेरिएबल बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करता हूं, ठीक है। आई होप समझ में आएगा हाइड्रो पावर प्लांट क्यों हम लोग को पढ़ना जरूरी है, और क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सरकार आज भी यूज कर रही है और वर्ल्ड वाइड यूज होती है, क्योंकि ये एक तरीके से पीक लोड को लिपटारा करता है, पीक लोड को कैटर करता है, पीक लोड को देखभाल करता है। पीक लोड मेन जो है, जो वेरिएबल लोड है, जो वेरी कर रही है लोड, उसको ये कैटर करता है, उसको ये फुलफिल करता है, ठीक है। बाकी कांस्टेंट लोड जो होती है ना, वो तो थर्मल पावर प्लांट कहते हैं मैं तो कांस्टेंट लोड रखो, तुम एक बराबर बता दो कितना पावर बनाना है, मैं तो बनाता रहूंगा। एकदम से मत बोल देना कि बढ़ा दो पावर, नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम लगती है भैया। ये कोल इनपुट बॉयलर में जाएगी, बॉयलर में टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टीम बनेगी, स्टीम जाके टरबाइन पे जाएगी, टाइम लगेगा, इतना जल्दी मैं वेरी नहीं करूंगा। मुझे वेरी करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है, ठीक है। ये बोलता है नहीं मैं तो हो जाऊंगा वेरी, तुम बोलो कितना बनाना है पावर, मैं तो वेरिएबल सोर्स हूं, मैं तो वेरी कर जाऊंगा और मैं पावर बना दूंगा आपको। वेरिएबल लोड है
मैं दे दूंगा, कहीं भी पीक लोड आया मैं दे दूंगा। इसलिए जिस स्टेट में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर और थर्मल पावर प्लांट दोनों मिलकर काम करते हैं, उस स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाती है, ठीक है। और जिस स्टेट में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं होती है, वहां पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पीक लोड को कैटर करने में, पीक लोड को डील करने में प्रॉब्लम आती है, जहां हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं होते हैं जिस स्टेट में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप मजा आया होगा और आगे भी बहुत मजा आएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।